हेलो सभी विद्यार्थियों के ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं बीए बीएससी साइंस के ज्योग्राफी का पेपर साइंस है, भौतिक भूगोल उसमें यूनिट 3 चल रहा है। यूनिट 3 का टॉपिक है वो है मात्रात्मक लवणता। मात्रात्मक लवणता में हमेशा देखता हूँ एक प्रश्न संख्या है लवणता से क्या आते हैं, यानी लवणता से क्या आते हैं। समुद्री जल में लवणता, यानी तो समुद्री जल में लवणता की मात्रा को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनका विस्तृत विवेचना करनी है कि लवणता तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं या नियंत्रित करते हैं। तो देखो विस्तृत पहले है लवणता से क्या आते हैं। लवणता सामान्य रूप से सागरीय जल में भार या उसमें खुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहा जाता है। यानी जो जल होता है, जल के अंदर कोई भी जल हो तो उसके अंदर जो खुले हुए पदार्थों की मात्रा है, यानी उसका संगठन है, लवण है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ है, उनकी जो मात्रा के आधार पर वो अत्यधिक या कम है, किस आधार पर है तो उसके आधार पर हम लवणों का अनुपात, उनके अनुपात के सागरीय लवणता को दृष्टिगत करता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को भी लवणता कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम सागरीय जल में 1 केजी या 1 लीटर बोल सकते हैं, 1 केजी सागरीय जल में लवण, जितने लवण घुले हुए हैं उन लवणों की ठोस पदार्थों की कुल मात्रा भी लवणता कहते हैं। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्राप्ति प्रति 1000 ग्राम में इस लवण की मात्रा व्यक्त किया जाता है, यानी प्रति 1000 ग्राम में इस लवण की मात्रा में व्यक्त किया जाता है। समुद्री जल की लवणता लगभग 35,000। अगर समुद्री जल की लवणता की बात करें, लवण की मात्रा है तो लगभग 35 प्रति 1000। अर्थात समुद्र की 1000 ग्राम जल में 1000 ग्राम जल के अंदर लवणों की मात्रा है 35 ग्राम लवण। 35 ग्राम लवणों का उपस्थित होना कितने 1000 ग्राम जल के अंदर, कौन सा जल, समुद्री जलों के अंदर। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि इसमें 35 ग्राम लवण है और ये 1 ग्राम जल है, तो ये होगी इसकी लवणता। मात्रात्मक में लवणता का प्रभाव न केवल उसमें रहने वाले जीवों और वनस्पतियों पर ही होता है, वरन मात्रात्मक की भौतिक विशेषताओं, तापक्रम, घनत्व, धाराओं, दबाव आदि भी उससे प्रभावित होते हैं। वाष्पीकरण की मात्रा सागरीय, यानी लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होता है, यानी वाष्पीकरण की मात्रा भी लवण से प्रभावित होती है। लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होगा, यानी कम होगा, बिल्कुल कम होगा। सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व भी बढ़ता है, यानी लवणता के कारण जो सागरीय जल का घनत्व है वो बढ़ता है और घटता है। अब देखो वैज्ञानिक उन्होंने कुछ लवणता के बारे में कहा है। डिटमार्क ने सागरों में 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया है। डिटमार्क ने 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया है, जिनमें से 60 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी टोटल इन्होंने कितने प्रकार के लवणों का पता लगाया है, 27 प्रकार के लवणों का। इनसे कौन से महत्वपूर्ण है, केवल 60
प्रकार के लवण महत्वपूर्ण है। 60 प्रकार के जो महत्वपूर्ण है वो सर्वाधिक विभिन्न सागरों में लवण की मात्रा 33% से 37% के मध्य रहती है। यानी अत्यधिक जो सागर है उसकी जो लवणता है 33% से लेके और 37% तक होती है अत्यधिक रूप से। इसके अलावा और अत्यधिक ज्यादा भी होती है, जैसे मर्द सागर की। अब हम बात करते हैं कि जो डिटमार में जो लवण बताए थे उनकी मात्रा के आधार पर कितनी कितनी पाई जाती है। नंबर 5 है वो है लवण। अगर बात करते हैं लवणों की और इधर इनकी मात्रा आ जाती है कुल मात्रा प्रति 1000 ग्राम, और यहां पे आ जाता है प्रतिशत, कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं। नंबर 5 अगर बात की जाए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये 27.213 प्रति 1000 ग्राम पाया जाता है तथा इसकी है 77.1%, यानी सेकंड है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड यह 3.807 तथा यह है 10.9%। थर्ड है वो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट यह है 1.658 तथा ये प्रतिशत में है 4.7%। फोर्थ है वो है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट है 1.260 3.6%। अब है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट है उसकी मात्रा है वह 0.863। इनकी प्रतिशत की बात करें तो 2.5% तक पाई जाती है। छठा है पोटेशियम सल्फेट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट 0.123% ग्राम प्रति 1000 तथा प्रतिशत में है 0.3। पहले पोटेशियम सल्फेट लिखते हो, देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट 0.3। अब है मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम ब्रोमाइड
मैग्नीशियम ब्रोमाइड है वो है 0.076, यह है 0.2%, 0.2%। अब इसका अगर योग करें अपन टोटल आपको दिख रहा होगा, योग करें 27, 28, 20, 31, 32 हो गया तथा इनको मिला के इसका हो जाता है 33% प्रति हजार 33 ग्राम, और इधर इनको मिलाते हैं हो जाता है 100%। ठीक है, इनको आप बता लीजिए। ये हर एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जरूर आगे तब भी ये काम आएगा, तो इसको उतार लीजिए। मैं इसको मिला रहा हूं, या एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि सोडियम क्लोराइड की जो मात्रा है वो 27.1 है, वो सर्वाधिक मात्रा किसकी है, वो है सोडियम क्लोराइड। और फिर इसका घटा हुआ कण सभी गणक के आधार पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों में पूछा जाता है न्यूटाइप वाले, तो उनमें इसका घटता क्रम और बढ़ता क्रम। तो पहले आ जाएगा इसका जो निशान लगा के सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, मैं इसको मिला रहा हूं, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो इसका। लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी ही है। जब पृथ्वी, अब देखो, लवणता का मुख्य स्रोत जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तथा प्रथम ठोस पपड़ी का निर्माण हुआ, यानी प्रथम क्या हुआ था, ठोस पपड़ी का निर्माण। ठोस पपड़ी का निर्माण हुआ, उस समय पपड़ी के लवण की मात्रा अधिक हुई। उस वक्त क्या था, उस समय पपड़ी में लवण की मात्रा अधिक हो या अधिक थी। पपड़ी के विघटन तथा वियोजन के कारण अपवर्तन थी। अब इस पपड़ी का जब विघटन हुआ, यानी अपक्षय के द्वारा अपवर्तन हुआ, इसका अपघटन हुआ, तो अपघटन यानी पपड़ी का बिखराव हो गया, बिखरने से, टूटने से तथा वियोजन के कारण टूटा अपक्षय के द्वारा फिर अपवर्तन के माध्यम से नदियों की ओर तरफ पहुंच के लवण सागर में पहुंच के मुख्य रूप से लवण इकट्ठा करने के साधनों में नदियां, सामुद्रिक लहरें, हवाएं, जलवायु की विस्फोट आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो यह हो गया लवणता का मुख्य रूप से। अब है लवणता के स्रोतों के बारे में आपको बता दिया कि इसके जो इकट्ठा करने वाले साधन हैं उनके बारे में। आप बात करते हैं हम इनकी जो सागरीय लवणता के नियंत्रण की कारक है। प्रश्न में यही पूछा गया है कि उसने लवणता से क्या को आपको बता दिया है। आप इसके देखो कारक, नियंत्रण के कारक कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट है वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण है। सेकंड है वो है वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति। थर्ड है नदी के जल का आगमन, नदी के जल का आगमन। फोर्थ है वायुदाब तथा वायु दिशा। वायु की दिशा या इसको बोल सकते हैं हम पवनी। अगला है सागरीय गतियां या धाराएं।
सागरीय गतियां या धाराएं। छठा है महासागरीय जल का संचरण। महासागरीय जल का संचरण हो गया। सातवां है ठंडे का। ये मुख्य रूप से महासागरीय जो लवणता है उसको मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। पहला देखते हैं वाष्पीकरण। नंबर 5 है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण तथा लवण की मात्रा में सीधा संबंध होता है। सीधा संबंध होता है अर्थात जितना वाष्पीकरण तीव्र होगा, यानी जितना वाष्पीकरण तीव्र होगा तथा अधिक होगा। या अधिक होता है, लवणता उतनी ही बढ़ती जाती है। उतनी ही बढ़ती जाती है। वाष्पीकरण के साथ पवन में आर्द्रता की न्यूनता का होना अनिवार्य होता है। जहां पर तापक्रम ऊंचा रहता है, यानी जहां पर तापक्रम उच्च होता है, तापक्रम उच्च होता है और वाष्पीकरण अधिक होता है, वहां पर लवणता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है, यानी मुख्य रूप से अत्यधिक पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है कि मुख्य रूप से अयनवर्ती भागों में प्रतिदिन अधिक जलवृष्टि के कारण सागरों में जल की वापसी होती है तथा एक वैज्ञानिक के उच्च महोदय ने के अनुसार अटलांटिक महासागर में वाष्पीकरण की दर है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 94 सेंटीमीटर 94 सेंटीमीटर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर 149 सेमी, लवणता है 33% प्रति हजार तथा 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर तापीय जो भूमध्य रेखा पर 105 सेमी तथा लवणता है 34.6। यानी एक ही महासागर में अलग अलग कुछ महोदय ने बताया कि इस प्रकार से अलग अलग भिन्न रूप में पाई जाती है। तो ये तो हो गया लवणता की, यानी वाष्पीकरण की दर किस प्रकार से लवणता को प्रभावित करती है। अब देखो सेकंड है नदी के जल के आगमन या सेकंड बात करते हैं। नंबर सेकंड है, पहले लेते हैं वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति। वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति। वर्षा द्वारा जल की आपूर्ति, ये सेकंड जो नियंत्रक है लवणता का वो देखो। स्वच्छ जल की अधिक मात्रा, स्वच्छ जल की अधिक मात्रा के कारण लवणता कम हो जाती है। जिन भागों में अत्यधिक
वर्षा होती है वहां पर लवणता कम पाई जाती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में उच्च आर्द्रता के होते हुए भी घनघोर वृष्टि के कारण लवणता कम पाई जाती है, जबकि अयनवर्ती भागों में न्यून वर्षा के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। ध्रुवीय तथा उप ध्रुवीय भागों में अत्यधिक हिमवर्षा के कारण निर्मित हिमानी सागरों में भी हिम पहुंचाते रहते हैं, जो कि शीतोष्ण प्रदेशों में पहुंचने के साथ ही पिघलकर सागरों की लवणता को कम कर देते हैं। परिणाम स्वरूप ध्रुवों को अत्यधिक कम लवणता की मेखला में पाई जाती है। तो इस प्रकार लवणता कम और अत्यधिक वर्षा जल के द्वारा भी प्रभावित होती है। अब नदी के जल का आगमन, थर्ड है नदी के जल का आगमन किस प्रकार से लवणता को नियंत्रित करता है। नदी के जल का आगमन, नदियां सागर में अपने साथ लवण लाती है, यद्यपि उनके साथ स्वच्छ जल की मात्रा अधिक होती है। स्वच्छ जल की मात्रा इतनी अधिक होती है कि उनके मुहाने के पास लवणों में कमी आ जाती है। उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो गंगा, कांगो, नाइजर, अमेजन, सेंट लॉरेंस आदि नदियों के मुहाने वालों भागों में कम लवणता पाई जाती है। इसके अलावा बंद सागरों में यह प्रभाव अत्यधिक स्पष्टता के साथ परिलक्षित होता है। कृष्ण सागर में ड्यून, नीपर, निस्टर आदि नदियों के गिरने के कारण लवणता की मात्रा 18/1000 पाई जाती है। जहां पर वाष्पीकरण की मात्रा स्वच्छ जल की आपूर्ति से अधिक होती है वहां पर लवणता बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए रूम सागर में लवणता 40 डिग्री, यानी रूम सागर में है वो 40%/1000 लवण के रूप में पाई जाती है। अब चौथा जो कारक है नियंत्रित करने वो है वायुदाब तथा पवनों की दिशा। वायुदाब तथा पवनों की दिशा। उष्ण शुष्क क्षेत्रों में महासागरों की ओर चलने वाली तथा तीव्रगामी पवनों से वाष्पीकरण अत्यधिक होता है, अतः महासागरों के ऐसे भागों में लवणता अधिक पाई जाती है। इसके विपरीत शीत व आर्द्र तथा मंदगामी पवनों वाले क्षेत्रों में वाष्पीकरण कम होता है, फलस्वरूप लवणता भी कम होती है। तो इस प्रकार से वायु की दिशा भी प्रभावित करती है। हम बात करते हैं इसके लवणता। व्यापारिक हवाएं महाद्वीपों के पश्चिम किनारों पर खारे जल को महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर लाकर वहां का लवणता बढ़ा देती है। इसी कारण से मेक्सिको की खाड़ी में लवणता 30/1000 से 33/1000 तक पाई जाती है, जबकि कैलिफोर्निया तट पर लवणता कम पाई जाती है। पछुआ हवाएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर लवणता को कम कर देती है, परंतु पश्चिमी तटों पर बढ़ा देती है। कभी कभी इन हवाओं या पवनों के कारण लवणता घट भी जाती है, क्योंकि इन हवाओं या पवनों के कारण कम खारे तथा अधिक खारे जल में मिश्रण हो जाता है। इसके कारण भी ये प्रभावित होती रहती है। अब देखो अगला है महासागरीय जल का संचरण। महासागरीय घटनाएं, पहला लेते हैं महासागरीय घटना। महासागरीय घटनाएं क्या है? महासागरीय धाराएं मिट्टी की लवणता को प्रभावित करती है। लवणता को बढ़ाने तथा घटाने का कार्य करती है। भूमध्य रेखीय गर्म धाराएं महाद्वीपों के पश्चिमी भागों से लवण को पूर्वी तट पर पहुंचा देती है तथा वहां की लवणता को बढ़ा देती है। लेब्राडोर की ठंडी जल धारा के कारण उत्तरी अमेरिका के पूर्वी
पश्चिमी तट भागों में लवणता घट जाती है। नार्वे तथा उत्तरी सागर में गल्फ स्ट्रीम जो धारा है उसके कारण जल की अपेक्षाकृत लवणता मिलती है। अब है महासागरीय जल का संचरण। महासागरीय जल खुले महासागरों में लवणता का वितरण महासागरीय जल के संचरण से सामान्य होता है। अधिक खारा जल भारी होकर नीचे बैठता है तथा कम खारे जल की ओर गहराई में गति करता है। इसका स्थान लाने के लिए कम खारा जल सतही प्रवाह के रूप में गति करता है। इस प्रकार के संचरण से महासागरीय जल के खारेपन लवणता का संतुलन बना रहता है। तो इस प्रकार से ये हो गया महासागरीय धाराओं का वितरण। अब अगला लेते हैं अन्य कारकों में कारक है, उसके अंदर शायद है ध्रुवीय क्षेत्रों में सतह पर लवणता कम तथा गहराई की ओर बढ़ती जाती है। हिम के पिघले हुए स्वच्छ जल की आपूर्ति होती ही लवणता सतह पर कम होती जाती है। यानी कई प्रकार सूर्य प्राप्त होती है तो हिमखंड होते हैं, हिमखंड लगातार पिघलते रहते हैं और समुद्री महासागरों में मिलते रहते हैं जो क्या करती है लवणता कम करते रहते हैं। हिम के अगला है सेकेंडरी स्नैप में है आंतरिक सागरों में उच्च लवणता अत्यधिक गर्म एवं शुष्क पवने वाष्पीकरण की अत्यधिकता वर्षा की अभाव आदि के कारणों से मध्य सागर में तो अब इसके अंदर स्पष्ट रूप से देखो मध्य सागर जो है मध्य सागर की लवणता है वो 238 प्रति हजार 238 प्रति हजार पाई जाती है। अब हम बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक लवणता टर्की की वानसी 330 प्रति हजार मिलती है। सर्वाधिक यानी पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। इसमें वर्षा जल तथा वाष्पीकरण तथा मिश्रण प्रक्रिया इन तीनों का लवणता की मुख्य प्रभावित हो करता है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में जून में अत्यधिक लवणता तथा दिसंबर में न्यूनतम लवणता वाष्पीकरण का प्रभाव में भी पाई जा सकती है, देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम लवणता का वितरण की बात करते हैं। लवणता का वितरण है वो अलग अलग महासागरों में है। महासागरों की औसत लवणता आपको बताई गई है 35 प्रति हजार, परंतु प्रत्येक महासागर सागर व झील में लवण की मात्रा में अंतर पाया जाता है। लवणता में अंतर क्षेत्रीय तथा लंबवत दोनों रूप में होता है, यानी पैरेलल क्षेत्रीय रूप में तथा लंबवत इस रूप में, दोनों रूपों में ये अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। देखो पहले बात करते हैं क्षेत्रीय वितरण। नंबर 5 बात करते हैं क्षेत्रीय वितरण की। क्षेत्रीय वितरण सागरों में लवणता में क्षेत्रीय वितरण को कम लवण रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है। यानी क्षेत्रीय वितरण की कुछ किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? सम लवण
रेखा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। सागरों में समान लवण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा कहते हैं। क्षेत्रीय वितरण को मुख्य रूप से अक्षांशों का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा प्रादेशिक वितरण पर भी ध्यान दिया जाता है। प्रादेशिक वितरण के अंतर्गत प्रत्येक महासागर की लवणता का अलग अलग वितरण देखा जाता है। इसी तरह सीमांत सागर, खुले, बंद तथा आंशिक रूप से बंद महासागरों की लवणता के वितरण को भी देखा जा सकता है। हम बात करते हैं यहाँ पे अक्षांशों के आधार पर। अक्षांश की लवणता का क्षेत्रीय वितरण अक्षांशों के आधार पर है। अक्षांशों की बात करते हैं तो अक्षांश 70 से लेकर 50 डिग्री नॉर्थ में अगर यहाँ पे लवणता की बात करें तो लवणता की बात करें तो 30 से 31 तथा 50 डिग्री से लेकर 40 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे अगर लवणता की बात करें तो 33 से 34 तथा 40 डिग्री से लेकर 15 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे 35 से लेकर 36 तक लवणता पाई जाती है तथा 15 डिग्री एन तथा 10 डिग्री साउथ का, यानी दोनों तरफ उत्तरी और ये केवल साउथ यानी एस पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे 34.5 से लेकर यहाँ पे 35% तक प्रति हजार तक पाई जाती है। अब अगर 10 से लेकर 30 डिग्री साउथ से देखते हैं तो यहाँ पे 35 से लेकर 36 तथा 30 से लेकर 50 डिग्री साउथ से अगर करते हैं तो यहाँ पे 34 से लेकर 35 तथा 50 से लेकर 70 तक साउथ से अगर इसको देखते हैं तो यह है 33 से 34। ये जो इसका अक्षांशीय जो वितरण है वो हो गया। इसके अलावा देखो प्रादेशिक वितरण मैं इसको मिला रहा हूं, आप बता रहे हैं सेकंड है वो है प्रादेशिक वितरण। प्रादेशिक वितरण के अंतर्गत महासागरों में लवणता का वितरण या तो अलग अलग रूपों में पाया जाता है या भिन्न भिन्न लवण मंडलों के अंतर्गत पाया जाता है। जिस प्रकार से देखते हैं, पहला प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के आकार तथा बृहद क्षेत्रफल के कारण उसमें विभिन्न भागों में लवणता पर्याप्त अंतर पाया जाता है। भूमध्य रेखा के पास लवणता 34 पॉइंट भूमध्य रेखा के पास लवणता है वो कितनी पाई जाती है? 34.85 प्रति हजार तथा उत्तरी गोलार्ध में ये लवणता उच्च 36% तथा दक्षिणी प्रशांत गोलार्ध में ये 36% तक पाई जाती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में इन अक्षांशों में उत्तरी महासागर में पश्चिमी भाग में इक्वेटर तथा मंचूरिया के पास ठंडी धारा के कारण इनके निचले भाग से के कारण लवणता घट जाती है तथा 31% प्रति हजार तक पाई जाती है। मध्य अमेरिका, कैलिफोर्निया तथा पेरू तट के पास जल में स्थानांतरण तथा नीचे के जल का ऊपर की ओर आने के बाद लवणता कम पाई जाती है। कोलंबिया तट के पास 28% तथा चिली तट के पास 33% की लवणता पाई जाती है। नदियों के मुहाने के बाद कम लवणता पाई जाती है। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया था प्रशांत महासागरीय जल। इसके अलावा सेकंड है वो है अटलांटिक
अटलांटिक महासागर। इसमें और भी सागर है, जैसे लाल सागर में 37 से 41, भारत की खाड़ी में 37 से 38, रूम सागर में 37 से 40, कैस्पियन सागर में 35 से 36, बाद जमजम में 35%। इसके अलावा अन्य सागर भी है जिसमें इंग्लिश चैनल है सेंट लॉरेंस में, तो यहाँ पे 20 से लेकर 35 लवणता पाई जाती है। अब दूसरा देखते हैं अटलांटिक। अटलांटिक महासागर अटलांटिक महासागर की औसतन लवणता 35 से 67 है। भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता न मिलकर 15 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के पास 34 से 34.67 से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में 36 डिग्री प्रति हजार तथा 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में 37% लवणता पाई जाती है। दक्षिणी अटलांटिक में ये लवणता नदियों के मुहाने के पास कम लवणता पाई जाती है। तो इस प्रकार से अटलांटिक महासागर के आंशिक बंद सागर सीमांत सागरों में लवणता भी भिन्न प्रारूप में पाई जाती है या देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में 0 डिग्री से अक्षांशों में मध्य लवणता है वो 35, 0 डिग्री से 10 डिग्री में 35, यानी अगर हिंद महासागर की बात की जाए, हिंद महासागर में 0 डिग्री से 10 डिग्री अगर लवणता की बात की जाए तो 35% तक लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में ये घटकर 30% रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी नदियों के मुहाने में डेल्टा वाले क्षेत्रों में ये कम हो जाती है नदियों के जल के आगमन के कारण। तथा वाष्पीकरण दक्षिणी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास अधिकतम लवणता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो पर्यावरण पाया जाता है। हिंद महासागर में आंशिक बंद महासागर भारत की खाड़ी में लवणता 33% तक, आंतरिक भागों में 40% है। लाल सागर में लवणता 36 पर है। तो इस प्रकार से महासागरों में लवणता की 36 को सम लवण रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब इसके अलावा कुल सागरों में तथा झीलों में लवणता अगर देखने को मिलती है, इसको महाद्वीपों के भीतर वाले पाए जाने वाले महासागरों झीलों में लवणता की वितरण को वाष्पीकरण उच्च तापमान अत्यधिक रूप से प्रभावित करते रहते हैं। तथा हम इसके अलावा गहराई के साथ भी अगर तापमान का गहराई के साथ लवणता का अध्ययन करेंगे, लंबवत वितरण महासागरों में लंबवत वितरण के विषय में किसी निश्चित रूप की नहीं है, केवल क्योंकि यह कह सकते हैं कि लवणता गहराई के साथ बढ़ती जाती है, कहीं पर बढ़ती भी जाती है। उदाहरण के लिए अटलांटिक के दक्षिणी छोर पर सतह की लवणता 33/1000 रहती है, परंतु 200 फेदम की गहराई पर 1200 फीट की गहराई पर यह बढ़कर 34.5 तथा 600 फेदम पर यह 3600 फीट की गहराई पर 34.75 हो जाती है। 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के पास भी लवणता 33 डिग्री प्रति हजार हो जाती है, जबकि तली में घटकर ये 35 हो जाती है। तो इस प्रकार जो लंबवत वितरण है वहां पे भी लवणता का भिन्नता के रूप में पाई जाती है। कई महासागरों में क्या हो जाती है कि मुख्य रूप से जो महासागरीय समुद्री उत्ताव है पर्वत पहाड़ी, उनके कारण भी अलग अलग देखने को मिलती है, क्योंकि कई बंद महासागर हो जाते हैं, कई खुले सागर हो जाते हैं। इसके कारण इन पर तो अधिक लवणता पाई जाती है। तो ये लवणता का लंबवत वितरण इसका चुका, यानी इससे कह सकते हैं कि हम ये लवणता टोटली पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।